हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज तीसरी क्लास है। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, आधार किस किस आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं। तो आई होप आप सभी ने वो सारी वीडियोस देख ली होगी। 2 वीडियोस अभी तक मैंने अपलोड कर दी है इसमें। तो आगे आज बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है बच्चों? व्यंजन होता है जब भी आपके फेफड़ों से श्वास बाहर निकलता है तो उसमें कोई ना कोई बाधा रहती है। यानी सिंपल अगर आप याद रखें तो ध्वनि बाधित होकर बाहर निकले उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसका मतलब जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसके मेनली 3 प्रकार होते हैं, इसलिए व्यंजन की संख्या कितनी बन जाती है? तो 33 बन जाती है। ठीक है। कितने प्रकार होते हैं इसके? तो मेनली 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो व्यंजन होते हैं आपके 33। ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया था कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। क वर्ग, ठीक है। उसके बाद आपका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखो याद कैसे रखना है आपने। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग है। ध्यान से रखिएगा। आपने पहले क बोलना है, फिर चट बोलना है, फिर तप बोलना है। क चट तप। ठीक है। क चट तप, क चट तप। आपको ध्यान रहेगा क्योंकि ट और त में कन्फ्यूज़न होता है कि ट पहले आएगा कि त पहले आएगा। ध्यान रखना है, ट वर्ग पहले आता है फिर त वर्ग आता है। ठीक है। क से म तक सभी जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 25 होती है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। य र ल व, ये हम पढ़ चुके हैं। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन हमने अलग से पढ़ा था, ये भी 4 होते हैं: अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने होते हैं और इसमें स्वर भी मर्ज रहता है, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन में रखते हैं। इसको हम व्यंजन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा डीपली आपने इसको पढ़ लेना है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, कि हम जो बोलते हैं उसके आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ देखिए, सबसे पहला आपने ध्यान रखना है स्पर्शी। कौन सा याद रखना आपने? स्पर्शी। ठीक है। स्पर्शी व्यंजन, इसको मूल स्पर्शी भी कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं तो वो 16 होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जिनमें केवल जीभ का स्पर्श होता है उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। वो तो एक अलग चीज़ पढ़ी आपने कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो वो 25 होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्पर्शी कितने होते हैं तो 16। इसमें क्या क्या आएगा? क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के पहले 4 वर्ण आएंगे। जैसे क के लेंगे क, ख, ग और घ, पहले 4। इसी तरह हर वर्ग के आपने क्या क्या लेने हैं? 4 वर्ण लेने हैं। च वर्ग को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, इसलिए 4 चौका कितना हो जाता है? ये 16 हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए क्या है यहाँ पर? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी भी बच्चे कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। इसमें स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा आपका च वर्ग के पहले 4 वर्ण। पहले 4 वर्ण कौन कौन से? च, छ, ज और छ। ठीक है। स्पर्श संघर्षी में आपके 4 आते हैं। च वर्ग के प्रथम 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है। ठीक है। अब आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन भी कितने होते हैं आपके? तो 4 होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? 4। कहते किसे? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा को संघर्ष करते हुए बाहर निकलना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन, जिनको आप ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म, इन्हीं को हम ऊष्म भी कहा जाता है। श, श, स, ह, ये क्रम ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप उच्चारण स्थान पढ़ेंगे आपको बहुत काम आएगा। पहले श होता है शलगम वाला, फिर ये वाला श होता है षटकोण वाला, फिर होता है आपका स, सलेट वाला स।
श स श। इसको आप 2-3 बार बोलें, आपको ध्यान रह जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा कुछ और होते हैं इसमें, नुक्ता वाले होते हैं। जैसे नुक्ता वाले कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास, जैसे क, ख, ग, ज, फ। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। जो अतिरिक्त वर्ण आते हैं ये भी क्या कहलाते हैं आपके, तो ये भी क्या कहलाएंगे, संघर्षी, ठीक है। अगला देखिए नासिक के। नासिक के 5 होते हैं। सभी वर्गों के पंचम वर्ण होते हैं 5, ग, य, ण, न और म, ठीक है। चलिए, सॉरी। चलिए आगे देखिए। संघर्षहीन। संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। आपको मैं बताती हूँ कि इसको अर्धस्वर क्यों कहते हैं। देखिए, जो ये आपका य बना ना, य, अगर आप ई और अ को मिलाकर बोलेंगे तो य लगता है कि य बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको अर्धस्वर में रखते हैं। अच्छा, अगर आप क्या बोलेंगे, व, तो अगर आप ऊ और अ को एक साथ बोलेंगे उ, तो ऐसा लगता है हम व बोल रहे हैं, उ, है ना। इनको हम संघर्षहीन भी कहते हैं। और अर्धस्वर इंपॉर्टेंट है। अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, तो य और व। प्रकंपित, अगला है प्रकंपित, लुंठित या घर्षण वाला वर्ण केवल एक होता है, कौन सा, र। जब भी आप इसका उच्चारण करते हैं ना, तो इसमें जीभ को ऐसा लगता है कि इसमें क्या हो रही है, आपकी कंपन हो रही है बच्चे, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जीभ क्या कर रही है, रगड़ रही है अंदर से, या कंपन हो रही है। आप बोल कर भी देख सकते हैं, र, है ना। तो ये थोड़ा सा अपने यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं कि पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है। पार्श्व व्यंजन होता है आपका कौन सा, ल। अब ये पार्श्व क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल। पार्श्व से क्या बना आपका, पार्श्विक, ठीक है। पार्श्व का मतलब अगल बगल। जब आप ल बोलते हैं तो ल आपका आगे टच हो जाता है और अगल बगल से हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगला आता है यहाँ पर उत्क्षिप्त, या जिसको मैंने ताड़न जात भी पढ़ाया था आपको, और द्विगुण व्यंजन। ये 2 होते हैं, अढ़ और अढ़। क्या बोलते हैं हम इसको, अढ़, ठीक है, अढ़ बोलते हैं, अढ़। और इसको अढ़, ध्यान रखिएगा, अढ़ और गाना, अढ़ और अढ़, ठीक है। कुछ नोट लिखा है मैंने यहाँ पर कि जो ये आपके पास जो बिंदियाँ लगी होती है ना, इसका क्या महत्व है। तो देखिए, 4 प्रकार की बिंदियाँ होती है हमारे पास, याद रखिएगा। जो ऊपर लगी होती है, ये शिरोरेखा से ऊपर, इसको कहा जाता है अनुस्वार। अनुस्वार संधि में बहुत काम करता है, क्योंकि जो अनुस्वार होता है ना, इसका या तो न बनता है या फिर म बनता है, याद रखिएगा। चंद्र बिंदु का कुछ नहीं बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब भी कभी अनुस्वार लगा होता है तो जब आप संधि करते हैं ना, तो उसमें आप उसका न या म बना सकते हैं, वो भी आधा, ठीक है। तो यानी कि देखिए, ये वाली बिंदी क्या आपकी अनुस्वार, यहाँ जो लगता है जो कि केवल एक ही वर्ण पर होता है, उसका नाम है ग। ये ग होता है, ग, ठीक है। ग, क, ख, ग, घ, ग, इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। और नीचे जो लगती है, जैसे अभी बताया था मैंने, यहाँ पर 2 होता है ना, ये अढ़ और अढ़, ये होते हैं आपके उत्क्षिप्त, है ना। और यहाँ जो लगता है साइड में, ये होता है नुक्ता। इसका नाम क्या होता है बच्चे, नुक्ता। ये अरबी फारसी के शब्द होते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पर कि हमारे हिंदी में नुक्ता वर्ण कितने लिए गए हैं। तो हिंदी जो नुक्ता चिन्ह हमने जो लिए हैं, नुक्ता चिन्ह तो समझ आ गया होगा, ये वाला होता है यहाँ पर साइड में, है ना, ये वाला। और यहाँ देखिए नुक्ता चिन्ह 5 वर्णों पे लगता था जब पहले लिखी जाती थी ये, तो क, ख, ग, ज और फ, है ना। क, ख, ग और ज और फ, ये 5 वर्ण होते थे पहले, ठीक है। क, ख, ग, ज, फ, ये वर्ण अरबी फारसी के होते हैं। याद रखिएगा, जब कभी आता ना कि कैसा शब्द है, अगर ऐसा बिंदु आपको दिख जाए तो वो अरबी फारसी यानी विदेशी शब्द माना जाएगा उस टाइम, ठीक है। और ये बात किसने कही थी, कि राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र ने बोला था कि ये सारे शब्द कैसे होंगे, अरबी फारसी के होंगे। लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा इस 3 वर्णों को ही मान्यता मिली है, ख, ज और फ। जैसे आप हकवार देखते हैं ना, हकवार ये विदेशी शब्द होता है, हकबार,
अखबार, बहुत सारे शब्द हैं ना अखबार, जिनमें आपको ये नुक्ता दिख जाता है नीचे, तो ये क्या होता है आपका अरबी फारसी के शब्द होते हैं, इसलिए विदेशी वर्ण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए थोड़ी सी कुछ और वर्णों की बात करते हैं। ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ पर कि उच्चारण के आधार पर आप कितने वर्णों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए घोष या कंपन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं बच्चों, तो 2 होते हैं। घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर 2 कैसे होते हैं, देखिए अघोष, अ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन, ठीक है, और सघोष मतलब स मतलब सहित, घोष मतलब कंपन, यानी कंपन के सहित, उसको हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। अब अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग है ना, पहला और दूसरा, क ख है ना, और च छ है ना, और ट ठ त थ है ना, प प, ये सारे क्या होंगे आपके, तो ये होंगे आपके अघोष। और तीनों स भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं, जिनको बोलने में कोई भी कंपन नहीं होती है ना। अगला देखिए फिर आगे यहाँ पर क्या आता है आपका, सघोष। सघोष क्या होंगे बच्चों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे क वर्ग था, क ख हमने ले लिया, ग घ और आपका ग, है ना, ये 3 वर्ण क्या होते हैं आपके, घोष। तो हर वर्ग का आपने क्या क्या लेना है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लेना है। क्लियर, चलिए आगे देखिए और कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें, जो ऊष्म व्यंजन में से ह भी इधर आ जाएगा, और अंतस्थ आते हैं य र ल व। ठीक है, ये भी सारे कहाँ आएंगे आपके, सघोष में आते हैं, और सभी के सभी स्वर भी क्या होते हैं आपके, तो सघोष होते हैं। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, कि घोष के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्वेश्चन भी इस पर बहुत बनते हैं। इनका एक बार इस चार्ट को दिमाग में रख लेना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्राणवायु के आधार पर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। प्राणवायु का मतलब क्या है कि श्वास कितनी मात्रा में बाहर निकलती है जब भी आप किसी वर्ण को बोलते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण 2 होते हैं ये, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मतलब कम, महा मतलब ज़्यादा या अधिक। ठीक है, जिसमें प्राण वायु यानी वायु ज़्यादा बाहर निकले वो क्या होता है, महाप्राण, और जिसमें कम वायु बाहर निकले वो क्या होता है आपका, अल्प प्राण होता है। इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग का 1 3 5। देखो अ में आपको 3 दिखाई दे रहा है ना, 3 मतलब विषम संख्या, ये थोड़ा सा आप ऐसे रिलेट कर लो, ट्रिक बता रही हूँ। 3 मतलब विषम, तो यानी हर वर्ग का विषम वर्ण क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका अल्प प्राण। जैसे क, ख छोड़ देना है, ख, देखो जब ख बोलते हैं ना तो थोड़ा सा वायु ज़्यादा बाहर निकालनी पड़ती है। फिर देखो ग जब बोलते हैं तो कम, है ना, घ देखो ज़्यादा, और ग, है ना। ये 3 वर्ण क्या होते हैं बच्चे, बोल कर भी देखना होता है, प्रैक्टिकल जो होता है ना वो उसका कुछ इफेक्ट अलग होता है, तो आप थोड़ा उसको बोलिए, अपने मन में बोलते जाइए कि हाँ इसमें अल्प प्राण लग रहा है, इसमें महाप्राण लग रहा है। ठीक है, अब और क्या आएंगे इसमें, य र ल व आएंगे, और सभी स्वर भी क्या होते हैं, अल्प प्राण, क्योंकि अ आ ई इसमें हमें ज़्यादा वायु बाहर नहीं निकालनी पड़ती है ना, तो इसलिए हम इनको भी कहाँ रखते हैं, अल्प प्राण में रखते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण में क्या आएंगे, जो यहाँ छूट गए हैं, है ना, यानी कि ख और घ, है ना, च छ ज झ, है ना, ये किस में आएंगे आपके, तो ये महाप्राण में आएंगे। और सभी ऊष्म व्यंजन यानी सभी आएंगे, श स श श स ह। ठीक है, श स स ह, ये सारे के सारे किस में आएंगे बच्चे, तो आपके महाप्राण में आएंगे। क्लियर, चलिए ये ख़त्म हो गया आपका टॉपिक। आज मैं सोच रही थी व्यंजन को ख़त्म ही करवा दें, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इसको ख़त्म करेंगे। देखिए उच्चारण स्थान भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, अब देखिए कि जैसा बोला जाता है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि जैसी बोली जाएगी वैसी ही लिखी जाती है। अब देखो इसका उच्चारण स्थान भी कुछ वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ है, जैसा कि हमारा शरीर है उस हिसाब से भी इसका हम उच्चारण करते हैं। देखो 5 वर्ग है ना, 5 वर्ग का सिस्टम क्या है, पहले आता है आपका क वर्ग, ठीक है, फिर आता है आपका च वर्ग, फिर आता है आपका ट वर्ग, फिर आता है आपका त वर्ग, फिर आता है प वर्ग, है ना, ये सारे आते हैं। अब देखो यहाँ पर भी सिस्टम भी ऐसा ही बना हुआ कुछ। सबसे नीचे क्या होता है यहाँ पर, कंठ, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है। फिर ये जो आप पूरा जो आपके आप जीभ घुमा कर देखिएगा, पूरा जो ऊपर सपाट होता है ना, बिल्कुल प्लेन सीधा,
तालु, ठीक है। और दांत के ठीक पीछे वाला हिस्सा जो उठा हुआ सा होता है उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। और दंत तो सभी को पता ही है। और फिर होता है आपका ओष्ठ। तो इसका क्रम आपने ऐसे याद रखना है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। 2-3 बार बोलेंगे तो हो जाएगा। कंठ से क वर्ग, जैसा वर्ग है वैसे ही इनका उच्चारण होता है। तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग और दंत से त वर्ग और ओष्ठ से आपका प वर्ग हो जाएगा। ये बहुत आसानी से आप सभी को याद हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उच्चारण स्थान क्या है, और 5 स्थान तो आपको याद हो गए, है ना। इसके अलावा अन्य भी होते हैं कुछ, उनको भी हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए उच्चारण स्थान और वर्ण कौन कौन से आते हैं, इसमें हम सारे वर्ण करेंगे। इसमें केवल व्यंजन नहीं है, सारे आएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान है आपका कंठ। कंठ पहला तो आपको पता है कि क्या होगा, क वर्ग होगा, है ना। और दूसरा देखिए कंठ अ आ, स्वर कौन कौन से आएंगे, अ आ, फिर आएगी विसर्ग और क वर्ग आएगा और ह आएगा। आपने पढ़ा भी होगा आकुह विसर्ग नाम कंठ, है ना। आकुह विसर्ग नाम कंठ। ये सब में नहीं बोलना विसर्ग, ये एक ही में आती विसर्ग। आ मतलब दोनों आ आएंगे, और कु मतलब क वर्ग, और ह मतलब ह और विसर्ग, ठीक है। तो ये ट्रिक हो जाएगी शॉर्ट आपको यहाँ पे याद रखने के लिए। कंठ से आप क्या क्या बोलेंगे, आ विसर्ग, क वर्ग और ह। अब देखिए तालु। तालु से आपको पता है च वर्ग बोला जाता है, ई और य श। ई आप क्या याद रखेंगे, ई चू य श। बड़ी ई है तो इसका मतलब दोनों ई आ जाएंगे इसके अंदर, च वर्ग य और श, ई टू य श। श का क्रम ध्यान रखिएगा, पहले यही वाला ही श आएगा, श लघु वाला श, ठीक है। पहले मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ ये चीज़ें, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। अगला देखिए मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा पता है ना कौन सा ऐसा है, री ट वर्ग और र श। श का क्रम सेम चलता है नीचे तक, श फिर स। श श स में बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, इसको आपने अच्छे से दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अब देखो री टू र श, इसका क्या बना सकते हैं आप, री टू र श, री टू र श नाम मूर्धा, री टू र श नाम मूर्धा। अब आता है दंत। ये जो री है ना, री ये संस्कृत में यूज होता था, री, इसलिए यहाँ पर वैसे ज़रूरी नहीं है पर कई बार आ जाता तो आपने ध्यान रखना है। री आएगा, ल आएगा, त वर्ग आएगा और स आएगा। जब भी आप त वर्ग बोलते ना, त थ द ध न, तो जीभ आपकी एक्चुअल में टच होती है दांत के साथ, इसलिए सारे वर्ण जो होते हैं ये क्या बोला जाता है इनको, तो इनको कहा जाता है दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण, है ना। देखो ल, इसको कैसे बना सकते हैं आप, ल तो सा, ल तो सा, ल त वर्ग और सा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं ओष्ठ। ओष्ठ से आएगा ओ उ और प वर्ग, ऊ प ऊ बना लो इसको, ऊ प ऊ, है ना, ऊ और प वर्ग पूरा। इतना याद हो गया सभी को। अगला देखिए नासिका। नासिका से क्या क्या आएगा, देखो सभी पंचमाक्षर, ग य ण न म। अब आता है कंठ तालु। कंठ तालव्य भी लिखा होता है, यह मतलब उच्चरित होने वाला, जन्म लेने वाला, है ना। कंठ तालु, कंठ तालु से कौन कौन आएंगे, ए और आई। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ए कैसे बना है, देखो अ वो यहाँ भी काम करेगा, अ और ई से मिलकर क्या बना है, ए। अब देखो अ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, और ई का क्या था, तालु, तो इसलिए मिला के क्या बन गया, कंठ तालु। सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे देखो कंठ ओष्ठ। मैंने आपको ओ सिखाया था कि ओ कैसे बनता है। ओ बना था आपका अ प्लस ऊ से, तो अ कंठ से और ऊ ओष्ठ से, इसलिए कंठ ओष्ठ हो गया ये, ठीक है, कंठ ओष्ठ। क्लियर। चलिए बच्चों अब देखिए आगे दंतोष्ठ। ये दोनों आपने याद रखने हैं, व और फ। ये फ बहुत बार पूछा जाता है कि फ का उच्चारण स्थान बताइए, तो फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो दंतोष्ठ, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्वरतंत्र या अलीजीवा काकले। पीछे जब आपका गला खत्म होता है ना, तो वहाँ पर एक मांस का टुकड़ा सा लटका रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, काकल्ले कहते हैं हम उसको। तो अलीजीवा काकल या स्वर यंत्र या स्वरतंत्र से बोला जा रहा है हमारा वर्ण कौन सा होता है, तो ह होता है, ठीक है। कंठ नासिका से हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। इसको आप अ न भी लिख सकते हैं और अ म भी, इसका म भी बन जाता है और न भी बन जाता है, तो दोनों ही बनते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे न है, न, अन भी बोलते हैं, अम भी बोलते हैं इसको, है ना।
जीवा मूल से कौन कौन से बोलेंगे हम लोग? क ख ग, है ना, ये जीवा मूल से बोले जाएंगे। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो वर्ष से, जिसको हम कहते हैं मसूड़े, मसूड़ों से भी इनका मसूड़े तो सभी को पता ही है। 5 वर्ण होते हैं यहाँ से। नल सरज, नल सरज आपने याद रखना है, नल सरज, नल सरज। अब आप कहेंगे मैम कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो 2 बार आ गए हैं, 3 बार आ गए हैं, तो अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आएगा तो हम किसको टिक लगाएंगे? तो आपने देखना है यहाँ पर कि आपने प्राथमिकता किसको देनी है। देखिए सबसे पहले देखिए प्राथमिकता का क्रम, प्राथमिकता किसको देंगे? सबसे पहले हम ह को देखते हैं। ह का उच्चारण स्थान एक कंठ भी था और अलीजीवा काकली भी था, तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है? अलीजीवा काकली को। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप कंठ लगा सकते हैं। अब बात करते हैं न की। न देखो, न का उच्चारण स्थान 3 है, नासिक भी है, दंत्य भी है और वर्ष भी है। तो अगर तीनों ऑप्शन में आए तो आपने क्या टिक करना है? नासिक के। अगर मान लो 2 ही आए, दंत और वर्ष से, तो आपने वर्ष से टिक करना है। और अगर दंत आए तो फिर केवल दंत है तो दंत लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगला वर्ण क्या था यहाँ पर, ल और स। ल स को एक साथ करेंगे क्योंकि ल का दंत होता है और ल दूसरा पढ़ा था ना अभी, ल दंत आता है और वर्ष से आता है, तो प्रेफरेंस किसको देनी है? तो वर्ष से को देनी है, ठीक है। ये वर्ष से, वर्ष से। देखो पढ़ने का एक सिस्टम बता देती हूँ। जब भी 2 आधे आधे वर्ण होते हैं ना बच्चों, तो जो ये ऊपर वाला, ये भी र भी आधा, ये जो ऊपर लगा है, तो ये सबसे पहले यहाँ पढ़ा जाएगा, व के बाद यहाँ वर्ष से, ऐसे पढ़ा जाएगा उसको, वर्ष से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का थोड़ा सा। अब क्या बचा? और क्या बच गया यहाँ पर? ये र भी 2 स्थान है, वर्ष से और मूर्धा। वर्ष से को प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट, यानी मूर्धा सेकंड ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जब भी वर्ष से और तालु से बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट किसको देना है? वर्ष से को, और सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास? तो तालु, है ना। ये चीज़ें अगर ये दोनों कभी आते हैं एग्ज़ाम में तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट, अब आता है आपके पास इस क्लास को जो हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कि हिंदी में वास्तव में वर्णों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन 2-3 टाइप से बना के दे सकता है आपको, तो आपने किताबों में नहीं जाना, थोड़ा सा मोटा मोटा ये ध्यान रख लेना, क्योंकि किताबों में बहुत कुछ है, संस्कृत के भी उन्होंने शामिल कर रखे हैं, तो कई जगह दिया होता है कि स्वर 13 होते हैं जी, है ना। तो ऐसा आपने कुछ भी याद नहीं रखना है, स्वर केवल आपने 11 ही लगाने हैं। अगर पूछ लेता है कई बार कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, तो भी 11 लगाना है। हिंदी में मानक स्वर कितने हैं, तब भी 11 ही लगाना है। और हिंदी में स्वर कितने हैं, तो भी 11 ही आएगा, ठीक है। अब देखो स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। मिलाकर कितना हो गया? 44। तो इनको हम कहेंगे हिंदी में मूल वर्णों की संख्या या साधारण वर्णों की संख्या। पूछा जाएगा हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं, तो 44 लगाने हैं। इसके बाद आता है आपका आगे क्या? अयोग वहा। अयोग वहा 2 होते हैं ना, कौन कौन से? अंग और आहा। अंग और आहा 2 हो गए। फिर आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, है ना। संयुक्त व्यंजन जिनको कहते हैं, अक्षर 4 होते हैं, त्र, ज्ञ और आपका श्र, ठीक है। श्र 4 हो गए। इसके बाद ताड़न जात आता है। ताड़न जात कौन कौन से थे आपके? ताड़न जात आपको बताइए, अड़ और अढ़, अड़ और अढ़, ठीक है। चलिए अब इनको मिलाकर कितना हो गया? 44 और 2 46 और 4 कितना हो गया? 48 और 2 46 और 4 कितना हो? 50 और 2 52 हो गया, है ना। यानी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अगर पूछ ले आपसे तो कितनी होती है? 52, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है। और देखो बच्चों विदेशी वर्ण भी थे कुछ, जिनमें हमने कुछ को मान्यता दी है, तो 4 वर्ण ऐसे जो हमने माने हैं मानक हिंदी में। तो देखिए ख, ज, फ, ये 3 नुक्ते वाले और एक आपका डॉक्टर वाला ओ है, ठीक है। तो 4 इनको मिला के कितने हो गए? 56। तो हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपकी 56 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा 3 प्रकार से क्वेश्चन बनाया है हिंदी में, मूल वर्ण, कुल वर्ण और मानक वर्ण। मूल पूछेगा तो 44, कुल पूछेगा तो 52 और मानक पूछेगा तो 56। अब आपने अंग्रेजी की डिक्शनरी तो देखी होगी सभी ने, अब आपको हिंदी की डिक्शनरी का भी पता होना चाहिए कि हिंदी का शब्दकोश कैसे देखा जाता है। सबसे पहले अगर आप कभी आपके पास शब्द हो तो सबसे पहले आपने उसमें क्या देखना है? अनुस्वार। क्या देखना है बच्चों? उसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है? अनुस्वार। अगर अनुस्वार नहीं है तो चंद्रबिंदु देखना है, चंद्रबिंदु नहीं है तो विसर्ग देखनी है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर अ से लेकर औ तक के वर्ण देखने हैं। उसके बाद देखो क के बाद अक्ष आएगा, क्योंकि अक्ष किससे मिलकर बनता है? क जमा श से मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ पर अक्ष आता है, ठीक है। इसके बाद आएगा क अक्ष, फिर ख, ग, घ, ग, है ना, च, छ, ज। यहाँ देखो ज्ञ, ज्ञ आएगा, क्योंकि ज्ञ कैसे बना था? ज
प्लस य से मिलकर बना था, ध्यान रखिएगा क्योंकि ज के बाद आएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट इसके बाद आएगा आपका त, ट वर्ग पूरा आएगा, फिर आएगा त, फिर त्र, त्र आपने देखा था त प्लस र से मिलकर बना था, फिर आएगा उसके बाद त थ त त्र थ द ध न, फिर प वर्ग पूरा आएगा, फिर य र ल व आएगा, फिर श के बाद श्र आएगा, श्र श्र, ठीक है। श्र, फिर श, फिर स, फिर ह, क्योंकि श्र आपने देखा था श प्लस र से मिलके बना था, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। और अगर कभी पूछा जाएगा कि हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, तो सबसे लास्ट में जो आता है वो है आपका ह, सबसे अंतिम वर्ण होता है ये इसमें, शब्दकोश के अनुसार इसको सबसे लास्ट में देखा जाता है, ठीक है। फिर हो गया सभी को, शब्दकोश को अच्छे से देखना आपने, है ना। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो श्र होता है ना, श्रृंगार शब्द आपने देखा होगा, श्रृंगार बहुत बार आता है एग्जाम में, शब्द शुद्धि में बताइए, तो यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाता है, बल्कि ये नहीं आएगा, याद रखना, र और री एक साथ कभी नहीं आता, ये री की मात्रा है और र, इन दोनों का उच्चारण सेम होता है, तो इसलिए ये कभी भी एक साथ नहीं आता, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, केवल श्रृंगार, देखो ये आएगा श्रृंगार, और श्रम, श्रम ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है ये, बाकी मैं बताती रहूँगी आपको शब्द शुद्धि के बारे में भी। आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।